नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अमेरिका के कई इलाकों में -78 डिग्री तक तापमान पहुंचने से लाखों लोग घरों में कैद हो गए। -78 डिग्री। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण हुई महातबाही में 2300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। गुब्बारों के जरिए जासूसी करने की चीन की साजिश की कुछ और परतें खुल गई और वजूद बचाने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में पारा -78 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग का कहना है कि आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से वहां ऐसे हालात बने और पारा लुढ़ककर -78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अमेरिका के बाकी इलाकों में भी तापमान तेजी से घट रहा है, जिसकी वजह से चेतावनी जारी की गई और लोगों से घरों में रहने को कहा गया, क्योंकि अनुमान है कि कई इलाकों में ठंड पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और यह सब आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ठंडी हवा का झोंका कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंच गया, जिसके बाद अमेरिका में ऐसी ठंड पड़ी कि सारे रिकॉर्ड टूटने लगे। क्योंकि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक की तरफ से ठंडी हवाएं अमेरिका की तरफ आ रही हैं, जिससे तापमान तेजी से गिर रहा है, जो अमेरिका को जमा रहा है। अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से सर्दियों में ऐसे तूफान आते रहते हैं, लेकिन इस बार खतरा इतना बड़ा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का आर्कटिक ब्लास्ट बर्फ का ऐसा तूफान लाया है जिसमें अमेरिका को जमा देने की ताकत है। क्योंकि अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में पारा 1-2 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि -78 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिसकी वजह से डर लगने लगा। अमेरिका में इस समय जो मौसम है उसने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। यातायात बंद है, संचार सेवा ठप पड़ी हुई है और कड़ाके की नहीं बल्कि भयानक सर्दी पड़ रही है। कई इलाकों में तो 3.5 फीट मोटी बर्फ जमी है। हवाएं इतनी तेज और ठंडी हैं कि हड्डियों को जमा दें, जिसकी वजह से करीब 2/3 अमेरिका की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोग घर में दुबक गए। सबसे डरावनी बात यह कि अगले 1 हफ्ते तक यही हालात बने रहने का अनुमान है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मौसम अभी कई बार अपना रंग बदलेगा और पारा गिरता रहेगा। यानी केवल पूर्वोत्तर अमेरिका में नहीं बल्कि बाकी हिस्सों में भी तापमान -78 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे भी नीचे जा सकता है। और अमेरिका में के एक बड़े हिस्से में लोग बर्फीली आफत से परेशान रह सकते हैं। हालात बिगड़ने के डर से न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद लोग घरों में बंद हो गए। न्यू हैम्पशायर से तो एक झकझोर देने वाली खबर भी आ गई, क्योंकि ठंड की वजह से वहां एक दुधमुए बच्चे की मौत हो गई। जमा देने वाली ठंड में न्यूयॉर्क, बॉस्टन और न्यू हैम्पशायर समेत 2/3 अमेरिका में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यही नहीं, इन इलाकों में रहने वाले करीब 16 लाख लोगों से घर में रहने को कहा गया। बॉस्टन के मेयर ने तो इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। यानी अमेरिका पर बर्फीली आफत कहर बनकर टूटी और अगले 1 हफ्ते आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से आया बर्फीला तूफान उसे परेशान करता रहेगा। उधर भूकंप के तेज झटकों से तुर्की और सीरिया समेत 9 देश दहल उठे। सबसे बुरे हालात तुर्की और सीरिया में बने, जहां भूकंप से मरने वालों की संख्या 2300 के पार पहुंच गई। तुर्की में लगातार 3 ताकतवर झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे पहला झटका ही रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का मापा गया। फिर उसके बाद तो एक के बाद एक कई झटकों ने दक्षिणी तुर्की के ज्यादातर इलाकों को तबाह करके रख दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें दिखा कि भूकंप से कुछ रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। कभी सीना तान कर खड़ी वो इमारतें भूकंप आने के बाद मलबे में बदली दिखी। उनमें सैकड़ों लोगों के दबे होने के कारण फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक क्रेन की मदद से राहत बचाव की टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन्हें देखकर भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक वीडियो में एक घर के अंदर रखा एक्वेरियम भूकंप के कारण तेजी से हिलता दिखाई दिया और उसके अंदर पानी को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हूं। और सिर्फ वो एक्वेरियम ही नहीं, घर में रखी दूसरी चीजें भी इसी तरह हिलती दिखी। ऐसी कई तस्वीरें तुर्की के अलग अलग इलाकों से सामने आई, जिनमें एक तस्वीर गाजियान्तेप की एक दुकान की रही, जिसमें दिखा कि उस दुकान में मौजूद सामान एक एक कर फर्श पर गिरता चला गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई शख्स ऊपर से सारे सामान को उठा उठा कर नीचे फेंक रहा हो। लेकिन ये तबाही वहां भूकंप ने मचाई। कामन मरस में तो 716 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन फट गई। भूकंप आने के बाद वो पाइपलाइन जैसे ही फटी, दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इसी तरह हतई एयरपोर्ट पर बने एक लौते रनवे का कुछ हिस्सा किसी किताब के पन्नों की तरह फटा दिखाई दिया। और तुर्की में तबाही के मंजर की तस्वीरें बढ़ती चली गईं। इन हालात में तुर्की सरकार ने कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी और कई देशों से मदद मांगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से राहत बचाव की कई टीमें तुर्की और सीरिया भेजने का ऐलान किया, क्योंकि सीरिया में भी कुछ इसी तरह के हालात बन गए। जहां भूकंप ने उत्तरी सीरिया के कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी।
सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतों का मलबा गिरा दिखा, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। एजाज शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि राहत बचाव की टीम ने झटकों से ढह चुकी एक इमारत के मलबे से एक बच्ची को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह कुछ दूसरे लोगों को भी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिनके शवों को वहां से बाहर निकाला गया और जो लोग घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया। इधर दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तीसरी बार टाल दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और एमसीडी मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करेगी। नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए तीसरी बार एमसीडी की बैठक बुलाई गई, लेकिन भारी हंगामे के बीच चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका और चीन की दुश्मनी की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालात अब उस मोड़ पर जा पहुंचे हैं कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने एक हफ्ते से उसके आसमान में मंडरा रहे चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। अमेरिका के एक्शन पर चीन तिलमिला उठा है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन ने उसकी परमाणु मिसाइलों के ठिकानों पर नजर रखने के लिए अपना एक गुब्बारा उसके यहां छोड़ा हुआ है। अमेरिका उस गुब्बारे को लगातार ट्रैक कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अटलांटिक महासागर के ऊपर गुब्बारे पर अपनी मिसाइल छोड़ दी और अब अमेरिका की नौसेना समंदर में उस गुब्बारे को मलबा ढूंढने में लगी है, जब ताकि चीन को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया जा सके। मकसद यह है कि बाकायदा सबूतों के साथ चीन की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला जा सके, ताकि इस बार चीन को सिर छिपाने का मौका ही न मिले। इसलिए अमेरिका ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया और चीन का गुब्बारा आसमान में ही भस्म हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें चीन का गुब्बारा पहले तो आराम से आसमान में उड़ता दिखा, लेकिन तभी अमेरिका की एक मिसाइल बिजली की रफ्तार से आई और गुब्बारे को छलनी कर गई। हमले से गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा। सामने आई एक दूसरी तस्वीर में तो चीन का जासूस बताया जा रहा वो सफेद गुब्बारा हवा में बेहद ऊंचाई पर नजर आया, मगर फिर अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने पिक्चर में एंट्री मारी और हल्के धमाके के साथ गुब्बारे का काम तमाम हो गया। वहां गुब्बारे के चीथड़े उड़े और यहाँ चीन गुस्से से पागल हो गया और उसने अमेरिका से अपने गुब्बारे पर हमले का बदला लेने की धमकी दे डाली। चीन ने कहा कि उसके गुब्बारे से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने तिल का ताड़ बना दिया और बेवजह उसके गुब्बारे पर मिसाइल चला दी। इसलिए अब तो अमेरिका को अपनी करनी की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। यानी अमेरिका के वार पर चीन भी पलटवार करेगा और फिर ऐसा खूनी खेल शुरू होगा कि बात तबाही पर जाकर ही खत्म होगी। बताया गया कि चीन का गुब्बारा पहली बार 28 जनवरी को अमेरिका के अलास्का राज्य में घुसा था। वहां से 30 जनवरी को वो कनाडा में दाखिल हुआ, मगर फिर 31 जनवरी को वो दोबारा अमेरिका के आसमान में पहुंच गया और 1 फरवरी को चीन का गुब्बारा अमेरिका के पश्चिम में मौजूद मोंटाना राज्य में नजर आया। मोंटाना राज्य के ऊपर चीन के गुब्बारे को उड़ता देख तो अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मोंटाना में अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा अड्डा है। इसलिए अमेरिका ने दावा किया कि चीन की नजर उसकी परमाणु मिसाइलों पर है और चीन अमेरिका पर हमला करने से पहले उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों की रेकी करने में लगा। इसलिए अमेरिका ने फूंक फूंक कर कदम रखा। उसने चीन के गुब्बारे पर सिर्फ नजर रखने का फैसला लिया, क्योंकि चीन का यह गुब्बारा कोई छोटा मोटा गुब्बारा नहीं था, बल्कि वो 3 बसों के साइज के बराबर था। अगर उसे यूं ही गिरा दिया जाता तो उसका कई किलो का मलबा नीचे लोगों को मार डालता। इसलिए गुब्बारे के पानी के ऊपर पहुंचने का इंतजार किया गया। जैसे ही चीन का गुब्बारा मोंटाना से लगभग आधे अमेरिका का सफर तय करते हुए दक्षिण पूर्व में साउथ कैरोलिना राज्य के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, बाइडेन ने उसे शूट करने का ऑर्डर दे दिया। सावधानी बरतते हुए सभी उड़ानें रोक दी गईं। कई फाइटर जेट से लेकर बीच आसमान में उनमें ईंधन भरने वाले विमान काम पर लगाए गए, लेकिन अमेरिका के एक F-22 लड़ाकू विमान ने ही गुब्बारे को खत्म कर दिया। उसने बस एक AIM-9 मिसाइल छोड़ी और चीन का गुब्बारा समंदर में जा गिरा और चीन का पारा चढ़ गया। असल में चीन का कहना है कि अमेरिका ने उसके जिस गुब्बारे को फोड़ा वो जासूसी करने वाला कोई गुब्बारा था ही नहीं, बल्कि वो तो एक आम एयरशिप था जो मौसम पर रिसर्च करने के लिए आसमान में उड़ रहा था। हाँ, चीन ने उसके एयरशिप के अमेरिका के हवाई सीमा में घुसने का खेद जरूर जताया, लेकिन चीन ने दावा किया कि ऐसा गलती से हुआ। चीन ने दावा किया कि गुब्बारे को दूसरे रूट पर उड़ना था, मगर तेज हवाओं की वजह से वो रास्ता भटक गया और अमेरिका के एयर स्पेस में जा घुसा। मगर अमेरिका को चीन की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं। अमेरिका ने दावा किया कि चीन के गुब्बारे को उड़ाया जा रहा था, वो चीन के कंट्रोल में था और उसके जरिए चीन अमेरिका के सैन्य ठिकानों की टोह ले रहा था। हालांकि चीन का गुब्बारा तो भले ही फूट गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर अमेरिका में राजनीति गर्मा गई और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद बाइडेन पर टूट पड़े। उन्होंने बाइडेन पर वक्त पर एक्शन न लेने का आरोप मढ़ दिया, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने भी विपक्ष के आरोपों का जबरदस्त जवाब दिया।
कहा गया कि चीन के किसी जासूसी गुब्बारे के अमेरिका में दाखिल होने का ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब तो कम से कम 3 बार चीन के गुब्बारे जासूसी करने के लिए अमेरिका में घुसे थे। लेकिन चीन के जासूस गुब्बारे की कहानी उसके खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने दावा किया कि चीन का एक दूसरा गुब्बारा भी आसमान में देखा गया, लेकिन इस बार वो अमेरिका में नहीं बल्कि कोस्टारिका, वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे मध्य और दक्षिण अमेरिका के देशों में उड़ता नजर आया। और कोलंबिया से तो तस्वीरें भी सामने आई। वहां के उत्तरी इलाके में आसमान में बेहद ऊंचाई पर सफेद रंग की गुब्बारे जैसी एक चीज दिखी। कोलंबिया की वायुसेना ने बताया कि बीते शुक्रवार को उसने आसमान में 55,000 फीट की ऊंचाई पर गुब्बारे जैसा कुछ उड़ते हुए देखा। कोलंबिया की एयरफोर्स ने दावा किया कि उसने उस चीज का तब तक पीछा किया जब तक वो उनकी हवाई सीमा से बाहर नहीं निकल गई। हालांकि चीन ने इस दूसरे जासूस गुब्बारे पर अब तक चुप्पी साध रखी है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनकी मांग थी कि कोर्ट 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दे। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अदालत को उसकी सीमाओं का ज्ञान है और वो ऐसे निर्देश नहीं दे सकती। इस बीच रूस के मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक तेज धमाका होता दिखाई दिया। दावा किया गया कि रूसी सेना ने मॉस्को के करीब यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया, जिसका वीडियो रूस के मीडिया ने सबूत के तौर पर जारी किया। सामने आए वीडियो में रात के अंधेरे में जोरदार धमाका होता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया। रूस के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन का ये ड्रोन रूसी सेना के एक ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाता, रूस की सेना ने उसे ढेर कर दिया। उधर रूस की एक भविष्यवक्ता ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक इस साल यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी और जेलेंस्की पुतिन के आगे सरेंडर कर देंगे, जबकि करीब 1 साल से चल रही इस जंग में यूक्रेन के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है और वो रूस की सेना को रोकने के लिए जेलेंस्की को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के अलावा नेटो देश भी युद्ध में यूक्रेन की ताकत बढ़ाने में लगे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो देशों से मिले हथियारों के प्रहार से जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी होता जा रहा है। और दावा यह है कि युद्ध में रूस के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं और उसके पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार तक नहीं बचे। लेकिन इस बीच रूस की एक भविष्यवक्ता मिरेला गसनोवा ने यह भविष्यवाणी की कि इस साल जेलेंस्की पुतिन के आगे घुटने टेक देंगे और उनके हार मानते ही युद्ध का अंत हो जाएगा। मतलब यह कि पश्चिमी देशों की ताकत पर रूस की सेना को ललकारने वाले जेलेंस्की जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ रोज पहले तक वो क्राइमिया को रूस के चंगुल से छीनने के हुंकार भर रहे थे। और पश्चिमी मीडिया ने यह दावा भी किया था कि क्राइमिया पर यूक्रेन की सेना जल्द ही एक ताकतवर हमला करेगी। लेकिन रूस की भविष्यवक्ता मिरेला गसनोवा की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे और जल्द ही यूक्रेन में रूस के मिलिट्री बेस होंगे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में यह भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जेलेंस्की को सरेंडर करने की मंजूरी तक दे चुके हैं, क्योंकि बाइडेन ये समझ चुके हैं कि जेलेंस्की अब ज्यादा दिनों तक पुतिन के आगे टिक नहीं पाएंगे। हालांकि इन बड़े बड़े दावों के समर्थन में गसनोवा ने कोई सबूत नहीं दिए। उधर मोहन भागवत के बयान पर मचे घमासान के बीच आरएसएस ने उनके बयान का गलत मतलब निकालने का आरोप लगा दिया। एक दिन पहले मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख ने जाति व्यवस्था पर बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने पंडित शब्द का जिक्र भी किया था। उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। मोहन भागवत के इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने उन पर निशाना साधा। हालांकि घमासान तेज होता देख आरएसएस ने उनके बयान का गलत अर्थ निकालने का आरोप लगाया। पंडित का अर्थ विद्वान, अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। हालांकि इसके बाद भी कुछ राजनीतिक दलों ने मोहन भागवत के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने कबूल किया कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। कुछ रोज पहले ही लंदन से लौटकर पाकिस्तान आई मरियम नवाज बदहाल मुल्क में घूमकर अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रही हैं और जनता को बता रही है कि पाकिस्तान की खस्ता हालत के लिए शहबाज शरीफ की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए इमरान खान दोषी हैं और इसीलिए उन्होंने इमरान खान को भी भरकर कोसा। मरियम नवाज ने आरोप लगाया कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को IMF के हाथों बेच दिया, जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इमरान खान पर निशाना साधने के दौरान मरियम नवाज ने यह भी कबूल किया कि पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। आटा महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक सभा की और उन्होंने वहां इस बात को भी मान लिया कि कंगाल पाकिस्तान को बचा पाना अब आसान नहीं है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ सरकार ने IMF की बात सुनी तो पहले ही से ही महंगाई की आग से आग में झुलस रहा पाकिस्तान जल उठेगा और अगर IMF की शर्त पाकिस्तान सरकार नहीं मानती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, जिसके बाद वहां गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त हो चुकी है।
वहाँ भूख से परेशान लोग सब्सिडी वाले आटे के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहां की जनता दालों के लिए भी संग्राम कर सकती है और अनाज के दूसरे भंडार भी खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की मजबूरी ये है कि वो अपने लोगों का पेट तक नहीं भर पा रही है, क्योंकि उसका खजाना तो पहले ही खाली हो चुका है। पाकिस्तान के पास इतने डॉलर ही नहीं बचे कि वो दूसरे देशों से अनाज और जरूरत की चीजें मंगा सके। माना जा रहा है कि ऐसे हालात में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विद्रोह तक हो सकता है। यानी भूख से परेशान जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से मरियम नवाज इन दिनों पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को संबोधित कर रही हैं और उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की बुरी हालत के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ तो दिन रात एक करके पाकिस्तान को बचाने में जुटे हैं, जबकि पाकिस्तान को बेचने का काम इमरान खान की पिछली सरकार ने किया। मरियम नवाज ने इमरान खान को सांप तक बता दिया। सांप था जो 5 के टोले ने पाला, सांप। मरियम नवाज पाकिस्तान के लोगों को यह भरोसा दिलाने में जुटी हैं कि आने वाले वक्त में वहां के हालात तेजी से सुधरेंगे। इसके साथ ही वो पाकिस्तान की जनता से इमरान खान को सबक सिखाने और शहबाज शरीफ का साथ देने की अपील कर रही है। हालांकि जिस तरह पाकिस्तान की जनता भड़की हुई है, ऐसा लगता नहीं है कि मरियम नवाज उसे शांत कर पाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ा तो पाकिस्तान में भी उनके नाम के कसीदे पढ़े जाने लगे। कुछ रोज पहले ही अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रेटिंग जारी की थी, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के मामले में बाइडेन, मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे बड़े नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। और इसी से जुड़े सवाल पर पाकिस्तान की जनता भी खुलकर उनकी तारीफ करती दिखाई दी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन इसलिए कामयाब है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। पाकिस्तान से आए वीडियो में कई लोग प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते नजर आए। बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की जनता ने माना कि भारत कई मामलों में पाकिस्तान से मीलों आगे। भारत में करप्शन बहुत कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के लोग खुलकर ये बोल रहे हैं कि वहाँ के बुरे हालात के लिए वहाँ की सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने न तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाई और न ही देश की तरक्की के लिए कोई कदम उठाए। वहां से आए कई वीडियो में लोग इस बात की तारीफ करते दिखाई दिए कि भारत सरकार की योजनाओं से गरीब तबके को बड़ा फायदा हो रहा। और ऐसी ही मुफ्त अनाज की योजना का भी वहां के लोगों ने जिक्र किया। भूख से परेशान पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि मजबूत सरकार की वजह से ही भारत में स्थिरता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जनता ने यह भी साफ किया कि उनका देश भारत से जलन की वजह से ही पीछे रह गया। हम किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, मसला ये है, इसलिए इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की जनता ने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे हो। जब से पाकिस्तान के हालात बिगड़े हैं, वहाँ के लोग यही मान रहे हैं कि वो भारत में रहते तो अच्छा रहता। उधर कंगाल पाकिस्तान में व्यापारी अपनी ही सरकार को आंखें दिखाने लगे। उन्होंने शहबाज सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर IMF की शर्तें मानी गई तो 13 फरवरी को पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के सामने IMF ने ऐसी शर्त रख दी कि वहां की जनता पर शामत आ गई। IMF पाकिस्तान से 2 टूक कह चुका है कि वो कर्ज चुकाने के लायक बने, जिसके लिए उसे रक्षा बजट कम करना होगा, आर्मी के अधिकारियों, नेताओं और जजों को दिया जाने वाला वेतन कम करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के व्यापारी तब भड़क गए जब पाकिस्तान की सरकार ने IMF की शर्तों की कीमत गरीब जनता से वसूलनी शुरू कर दी। उन पर धड़ाधड़ टैक्स लगाए गए। आटा, सब्जी, तेल, दूध सब कुछ महंगा कर दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों की हालत बद से बदतर होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कमाएं कितना और खर्च कितना करें, क्योंकि पाकिस्तान में आमदनी का जरिया नहीं के बराबर बचा है और महंगाई के राक्षस का मुंह बड़ा होता जा रहा है। और पाकिस्तान के व्यापारियों को इसी बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार नेताओं की आमदनी कम करने के बजाय आम लोगों की जेब काटने पर उतारू है, जिसकी वजह से अब उसे विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के व्यापारियों ने उसे अल्टीमेटम दे दिया और खुलकर कह दिया कि अगर IMF की शर्तों के नाम पर यूं ही मनमानी हुई तो 13 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन होगा। इधर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी डेल टेक्नोलॉजीज बड़े पैमाने पर छटनी करेगी, जिसकी वजह से उसके 6,660 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी ने बाजार में कंप्यूटरों की घटती मांग की वजह से ऐसा करने का फैसला लिया। इससे पहले कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM, सिस्को और HP भी अपने हजारों कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। इस बीच इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ नागरिकों को पकड़ने के लिए वहां की सेना ने देर रात छापेमारी की। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने फिलिस्तीन के 19 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए उसने एक शरणार्थी शिविर पर छापा मारा। इस दौरान इजरायल के सैनिकों ने कई मकानों को भी घेर लिया, लेकिन इजरायल की सेना के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान उन पर गोलाबारी की गई, जिसका उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक शिविर के दरवाजे पर गोलियों के आर पार जाने के निशान साफ देखे गए।
वहाँ फर्श पर खून के धब्बों के साथ सभी चीजें बिखरी मिली। कुछ दिन पहले ही इजरायल और फिलिस्तीन के ठिकानों पर हुए कई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे, जिसके बाद इजरायल की सेना ने ये कार्रवाई की। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि इजरायल यूक्रेन को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जेलेंस्की की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पलक झपकते ही रॉकेट हमलों को नाकाम करने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। यही नहीं, इसकी मारक क्षमता भी अचूक है, यानी दुश्मन इसे चकमा नहीं दे सकता। ये दुश्मन के रॉकेट को जमीन पर गिरने से पहले ही ढेर कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इजरायल से इसकी मांग की थी, जो अब जल्द पूरी हो सकती है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री यूक्रेन को कई तरह के हथियार दे सकते हैं, जिनमें आयरन डोम भी शामिल है। इधर लद्दाख के कारगिल में अचानक आए बर्फीले तूफान से लोगों के होश उड़ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि तूफान की चपेट में कोई नहीं आया और ना ही कोई नुकसान हुआ। हालांकि इस बर्फीले तूफान की तस्वीरें जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। बर्फीले तूफान का जो वीडियो सामने आया उसमें बर्फ किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह बहती हुई नजर आई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग सहम गए और भगवान को याद करने लगे। राहत की बात यह कि इस तूफान की वजह से न तो कोई नुकसान हुआ और न ही किसी की जान गई। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से डरकर पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शरण में जा पहुंची और उसने तालिबानी नेता और अफगानिस्तान के प्रमुख हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा से टीटीपी पर लगाम लगाने में मदद मांगी, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि टीटीपी को काबू करना उसके बस की बात नहीं है। पिछले साल नवंबर में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था और उसके बाद से यह आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान के शहरों में धमाके कर रहा है और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है। लेकिन 30 जनवरी को पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी इसी तरह के कई और आत्मघाती हमलों की तैयारी में है, जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान की सरकार सहम गई और अब खबर है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए तालिबानी नेता हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा से मदद मांगने में जुटी है। क्योंकि टीटीपी खुद को तालिबान का हिस्सा बताता है। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसके आगे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रही है। लेकिन यह भी सच है कि उसने जो बोया वही काट भी रहा है। असल में पाकिस्तान पहले दुनिया को गुड तालिबान और बैड तालिबान की कहानियां सुनाता था। गुड तालिबान यानी वो तालिबान जो शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं, जबकि बैड तालिबान वो जो आतंक के सहारे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। पाकिस्तान चुपके चुपके इसी बैड तालिबान का इस्तेमाल अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को हिलाने के लिए करता था। लेकिन अब यही बैड तालिबान यानी कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है, जिसने पाकिस्तान से सरकार को उखाड़ फेंकने और वहां शरिया कानून लागू करने की कसम खा रखी है। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा ताकतवर है और ये दोनों अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़े हैं। उधर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हुए एक धमाके में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और बाबर आजम बाल बाल बच गई। धमाका उस वक्त हुआ जब वहां नवाब अकबर मुफ्ती स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का एक प्रदर्शनी मैच खेला जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन तभी मैच के दौरान ही स्टेडियम के पास धमाका हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान तुरंत मैच को रोककर सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित ड्रेसिंग रूम में पहुंचाया गया। क्वेटा शहर के नवाब अकबर मुफ्ती स्टेडियम के पास हुए इस धमाके में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका पुलिस वालों को निशाना बनाकर किया गया, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली। इधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी लापता बताया गया, जिसकी तलाश में राहत और बचाव की टीम जुटी है। बताया गया कि लाहौल में चीका के पास एक दिन पहले बर्फीला तूफान आया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 3 दिहाड़ी मजदूर आ गए, जिनमें 2 मजदूरों के शव राहत और बचाव टीम ने बरामद कर लिए, जबकि एक का कुछ पता नहीं चल सका। उधर रूस की सेना ने पहली बार अमेरिका के नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के डोनेस्क में तैनात था, जिससे यूक्रेन की सेना रूस के हमलों को नाकाम कर रही थी। खबर है कि इसीलिए रूस ने अमेरिका के नसैम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पिछले साल नवंबर में यूक्रेन को यह एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, जिसके दम पर यूक्रेन की सेना रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही ढेर कर पा रही थी। जंग में अमेरिका के इस हथियार का यूक्रेन ने भी लोहा माना था, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता अचूक है। अमेरिका के रक्षा मंत्री के मुताबिक नसैम्स ने यूक्रेन की तरफ आती रूस की मिसाइलों को 100% सफलता के साथ इंटरसेप्ट किया है। लेकिन अगर नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम को ढेर करने का रूस का दावा सही है, तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये यूक्रेन की सेना के लिए किसी कवच की तरह काम कर रहा था।
इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल के हमलों को नाकाम करने के लिए ही जाना जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने अमेरिका से इसे देने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उसे ये एयर डिफेंस सिस्टम मिला था। लेकिन अब रूस का दावा है कि उसने इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ यूक्रेन के एक मिसाइल लॉन्चर को भी बर्बाद कर दिया। इधर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत पर पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कामयाब लैंडिंग कराई गई। और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली लैंडिंग भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट की ही कराई गई। INS विक्रांत पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की लैंडिंग पूरी तरह कामयाब रही। नौसेना ने लैंडिंग और टेक ऑफ की तस्वीरें भी जारी की। उधर पाकिस्तान के कराची में सेंट्रल जेल के बाहर कुछ लोगों ने बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी को अगवा करने की कोशिश की। अब्दुल हफीज जहरी पर यह हमला जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुआ। आरोप है कि जेल से निकलते ही वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें अगवा करने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि जब बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी कराची सेंट्रल जेल से बाहर आए तो हथियारों से लैस कुछ लोगों ने उनका अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान बार बार फायरिंग भी की गई। जिस वक्त बलोच नेता अब्दुल हफीज जहरी जेल से बाहर निकले, वहां उनके साथ उनकी बहन और भतीजी भी मौजूद थी, जिन्होंने अब्दुल हफीज जहरी को बचाने की कोशिश की। लेकिन वीडियो में वो लोग उन दोनों को भी लात मारते दिखे। सारे एजेंसियां अंदर से आए और पुलिस हमें उतरने नहीं दिया। अब्दुल हफीज जहरी की बहन ने इस घटना के बाद अपने भाई की खून से लथपथ शर्ट दिखाई। हालांकि उन्होंने अब्दुल हफीज जहरी को अगवा होने से बचा लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और जंग जल्द ही भड़कने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग इजराइल और ईरान के बीच होने वाली है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए सारी तैयारी कर ली है और उसकी सेना को बस एक इशारे का इंतजार है, जिसके बाद नेतन्याहू की फौज ईरान पर धावा बोल देगी। खबर के मुताबिक इजराइल की सेना ने ईरान पर हमले के लिए अपने घातक हथियार और लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के उन ठिकानों की भी पहचान कर ली है जहां हमला बोलकर तबाही मचानी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्हें खुफिया सूत्रों से ये जानकारी मिली कि इजराइल ने ईरान में 3000 टारगेट तय किए हैं। यानी इजराइल ने ईरान की 3000 जगहों पर बड़े हमले करने का प्लान तैयार कर लिया है, ताकि हमला होने पर ईरान को संभलने तक का मौका न मिले और वो ऐसे जोरदार हमलों से गिर जाए कि पलटवार के बारे में सोच ही न सके। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी तो कर ली है, लेकिन वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है कि एक बार अगर उसने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया तो फिर पीछे हटना नामुमकिन होगा। क्योंकि इजराइल जानता है कि एक बार अगर उसने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया तो फिर पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। पिछले हफ्ते नेतन्याहू ने फ्रांस का दौरा किया था। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को ईरान के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया है। उन्होंने मैक्रों को बताया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगा तो बड़ी तबाही भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेतन्याहू के ईरान प्लान का पहला हिस्सा है, जिसके तहत वो फ्रांस, अमेरिका और कुछ अरब देशों को अपने साथ लाने में जुटे हैं। और नेतन्याहू ऐसे देशों को यह यकीन दिला रहे हैं कि ईरान उन सभी का दुश्मन है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के अकेले निपट पाना आसान नहीं होगा और उन्हें शक्तिशाली देशों को अपने साथ लाना ही होगा। यही वजह है कि अब तक यूक्रेन और रूस की जंग से दूरी बनाने वाला इजराइल भी उसमें कूदता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इजराइल अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे सकता है, जबकि जेलेंस्की इसके लिए कई महीनों से गुहार लगा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये उनके ईरान प्लान का दूसरा हिस्सा है, जिसके तहत वो खुद को पश्चिमी देशों के साथ खड़ा दिखाना चाहते हैं। ऐसा करके वो ये बताना चाहते हैं कि रूस के खिलाफ जंग में उन्होंने साथ दिया तो ईरान से जंग में पश्चिमी देश उनके साथ आए, और अगर ऐसा हो गया तो ईरान को झुका पाना इजराइल के लिए मुश्किल नहीं होगा। इधर वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई। इस बार वंदे भारत ट्रेन पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पत्थरबाजी हुई, जिसमें वंदे भारत ट्रेन की खिड़की के एक शीशे को नुकसान पहुंचा। जैसे ही ट्रेन पर पथराव हुआ, उसमें बैठे लोग घबरा गए। हालांकि रेलवे पुलिस ने तुरंत मामला संभालते हुए ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया, लेकिन ट्रेन पर किसने और क्यों पथराव किया इसका पता नहीं चल सका। जिस वक्त वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, वो नागपुर से बिलासपुर की ओर जा रही थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने खार्किव में रिहायशी इलाकों में मिसाइलों से हमले किए। बताया गया कि रूस के हमलों में कुछ इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि रूस की सेना ने चुन चुन कर शहर पर मिसाइलें बरसाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रात के अंधेरे में ये हमले किए। दावा है कि रूसी सेना ने एक यूनिवर्सिटी पर भी मिसाइलें दागी, जिनमें 3 इमारतें बर्बाद हो गई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि अब पुतिन की सेना आम लोगों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रही। दावा है कि रूस की सेना इस महीने बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रूस के सैनिक किसी भी कीमत पर खार्किव को वापस अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। और खबर है कि इसीलिए यूक्रेन ने भी पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक हथियारों को देने की गुहार लगाई, ताकि रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
यानी ये जंग अब और ज्यादा भीषण होने वाली है, क्योंकि अगर इस बार खार्किव पर रूस हमला बोलता है तो यूक्रेन के लिए उससे निपटना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि खार्किव पर रूसी सैनिक एक बार कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में अगर वो वहां दोबारा धावा बोलेंगे तो उन्हें शहर के बारे में सारी जानकारी होगी। यानी यूक्रेन को इस बार पहले से और ज्यादा सतर्क रहना होगा। लेकिन यूक्रेन जिस तरह से हथियारों की कमी से जूझ रहा है, उसके लिए इस बार खार्किव को बचाना आसान नहीं होगा। खबर है कि इसीलिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और हथियारों की मांग की है। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पंजाब में आतंक और दहशत फैलाने के लिए खालिस्तानी आतंकियों ने अब गैंगस्टरों से हाथ मिला लिया है और ये सब कुछ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पंजाब का गैंगस्टर सोनू खत्री और खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा एक हो चुके हैं और दोनों मिलकर पंजाब के लोगों में डर और खौफ पैदा करने के लिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि पंजाब और आसपास के इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा गैंग ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, जो आतंकी रिंदा और गैंगस्टर सोनू खत्री के इशारे पर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी रिंदा ISI की मदद से पाकिस्तान में छिपा है, जबकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर सोनू खत्री अमेरिका के किसी शहर से अपनी गतिविधियां चला रहा है और वो रिंदा की मदद से पंजाब में अपने टारगेट को निशाना बनाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि पिछले 6 महीने में पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की बड़ी खेप भारत लाई जा चुकी है और फिरौती के लिए कई कारोबारियों को निशाना बनाया गया। इस गठजोड़ का पर्दाफाश तब हुआ जब NIA ने पिछले महीने खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के नेटवर्क से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक NIA की पूछताछ में बदमाशों ने ड्रग्स और हथियार तस्करी की बात कबूल कर ली। सोनू खत्री गैंग है, इस वालों विदेश में बैठे अरविंदर रिंदा के नाल संपर्क करके कुछ हथियार प्रोक्योर किए गए थे। जांच में पता चला कि आतंकी रिंदा की शहर पर पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती है और इस काम को अंजाम गैंगस्टर सोनू खत्री के गुर्गे देते हैं। यही नहीं, पिछले साल मार्च में सोनू खत्री गैंग ने एक कारोबारी की हत्या की थी, जिसके लिए हथियार रिंदा के नेटवर्क के जरिए ही पाकिस्तान से आए थे। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के एक वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वीडियो में मौजूद छात्रों में 2 की पहचान की जा चुकी है और जो एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्र बताए गए। आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने वीडियो को जांच के लिए भेज दिया। जो ऑडियो है इतना स्पष्ट नहीं है, उसको भी ठीक से सुना जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर बस में सवार बाकी छात्रों की भी पहचान कर रही है। इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि पुतिन ने उन्हें वादा किया था कि उनकी सेना यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से नहीं मारेगी। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में नफ्ताली बेनेट ने दोनों देशों के बीच बिगड़ी बात को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कभी पुतिन से सीधे उलझने की जुर्रत नहीं की। उन्होंने रूस की जंग का तो विरोध किया था, लेकिन सीधे पुतिन पर उंगली नहीं उठाई। और अब जब वो सामने आए तो उन्होंने दावा किया कि उनकी पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे। नफ्ताली बेनेट ने बताया कि उन्होंने पुतिन से पूछा भी था कि वो कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे, जिस पर उन्होंने उन्हें जवाब दिया था कि उनका इरादा ज़ेलेंस्की को जान से मारने का नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पुतिन से मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की को कॉल किया था और ज़ेलेंस्की को इस बात की जानकारी दी थी कि पुतिन का प्लान उन्हें जान से मारने का नहीं है। नफ्ताली बेनेट के मुताबिक ये बात सुनकर ज़ेलेंस्की को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या पुतिन ने सच में ऐसा कहा है, जिस पर नफ्ताली बेनेट ने हामी भरी। लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नफ्ताली बेनेट के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने पुतिन को झूठा करार दिया। उनके मुताबिक पुतिन भरोसे के लायक नहीं है और वो हर बार वही काम करते हैं जिसे वो न करने का वादा करते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार ज़ेलेंस्की किसी नेता को नहीं बल्कि सेना के एक बड़े अधिकारी को रक्षा मंत्री बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले करने का है, क्योंकि जब सेना का कोई अधिकारी रक्षा मंत्री बनेगा तो उसे जंग के हालात के बारे में सारी बातें पता होंगी। असल में रूस और यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। कई मोर्चों पर यूक्रेन के सैनिकों ने दम दिखाया है, लेकिन वो रूसी सेना को हराने में कामयाब नहीं हुए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब ज़ेलेंस्की ने किसी नेता को नहीं बल्कि सेना के अधिकारी को रक्षा मंत्री बनाने का प्लान बनाया है, ताकि उस अधिकारी के अनुभव का इस्तेमाल कर जंग के लिए ऐसी रणनीति बनाई जाए जो रूसी सैनिकों के दांत खट्टे कर दे। इस बीच दक्षिण अमेरिका में चिली के जंगलों में लगी भीषण आग में झुलसने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1000 लोग घायल बताए गए और करीब 2,70,000 हेक्टेयर जमीन आग में बर्बाद हो गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। इस बीच प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर भी पहुंचा रहा है। वहां के जंगलों में आग लगने की वजह भीषण गर्मी बताई गई।
इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर हथियार लहराकर डांस करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। इंदिरापुरम पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। वीडियो में कुछ लड़के गले में हथियार लटकाकर डांस करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के वक्त नशे में थे। वीडियो गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड पर बनाया गया था। पुलिस ने वीडियो में इस्तेमाल किए गए लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त कर लिया। सीसीटीवी कैमरा के थ्रू हम इसमें मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। पुलिस ने लोगों से रास्तों पर इस तरह के वीडियो न बनाने की अपील भी की। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने सरेआम एक लड़की को अगवा कर लिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लड़की सड़क किनारे जाती दिखी। तभी कुछ लोग एक कार से उतरे और उसे जबरदस्ती कार में बैठाने लगे। हालांकि उस लड़की ने खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और कार में बैठाकर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई। हाँ, गाड़ी नंबर आया है, देखते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस बीच फिलीपींस ने अपने सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना को उतारने की मंजूरी क्या दी। चीन ने उसे सबक सिखाने के लिए दक्षिण चीन सागर में फिर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन मछली पकड़ने की आड़ में दक्षिण चीन सागर में उसके इलाके पर अपने जहाज तैनात किए बैठा है। इसलिए फिलीपींस ने चीन से उसके 200 से ज्यादा जहाजों को दक्षिण चीन सागर से हटाने के लिए कह दिया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि जिन जहाजों को चीन मछली पकड़ने वाले अपने जहाज बताता है, उन पर उसके समुद्री लड़ाके तैनात होते हैं। असल में बात यह है कि नक्शे पर फिलीपींस की चीन से करीबी चीन के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि फिलीपींस ताइवान के दक्षिण में है और उसके पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर है। और फिलीपींस ने एक दिन पहले ही अपने 4 और सैन्य अड्डों पर अमेरिकी सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इस नई डील के बाद अब फिलीपींस के कुल 9 सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना की पहुंच होगी। इसी बात ने चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी है, क्योंकि इससे अमेरिका चीन के बिल्कुल बगल में आकर खड़ा हो जाएगा। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक पुल टूट गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से पुल को भारी नुकसान पहुंचा और वो बीच से ही टूट गया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गई, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि रूस ईरान के घातक ड्रोन बनाने के लिए अपने यहां फैक्ट्री बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस जंग में ईरान रूस को सैकड़ों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 दे चुका है, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जिसके दम पर रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को थर्रा दिया था। ईरान के इस घातक और खतरनाक हथियार से रूस ने यूक्रेन के शहरों पर इतनी मिसाइलें दागी, जिससे जेलेंस्की की सेना करहा उठी। शाहिद 136 ड्रोन की मार से बड़ी बड़ी इमारतें धूल में मिल गई। मतलब ईरान का यह आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन को इतने जख्म दे चुका है कि जेलेंस्की की सेना इससे अभी तक उबर नहीं पाई है। और अब पश्चिमी मीडिया के एक दावे ने जेलेंस्की की नींद फिर उड़ा दी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान के घातक ड्रोन बनाने के लिए रूस अपने यहाँ कारखाना लगाने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस खबर ने न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि अमेरिका तक की चिंता बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान की मदद से करीब 6000 आत्मघाती ड्रोन बनाने की प्लानिंग कर चुका है, ताकि उनकी मदद से पुतिन यूक्रेन के कई बड़े इलाकों को एक साथ टारगेट कर सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और ईरान के बीच 6000 आत्मघाती ड्रोन बनाने का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। जनवरी के पहले हफ्ते में ईरान के कई बड़े अधिकारी कारखाना लगाने के लिए रूस का दौरा तक कर चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में फैक्ट्री शुरू भी हो जाएगी, जहां ईरान की मदद से आत्मघाती ड्रोन तेजी से तैयार किए जाएंगे। मतलब ये कि जंग में यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने के लिए रूस और ईरान आत्मघाती ड्रोन की पूरी फौज तैयार करने में जुटे हैं। इस बीच जेलेंस्की क्राइमिया को पुतिन से वापस लेने की ऐसी कसम खा चुके हैं कि यूक्रेन ने पुलों के पार्ट बनाने वाली रूस की एक बड़ी फैक्ट्री को मिसाइल दागकर सुहा कर दिया। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें 170 फीट तक ऊंची आग की विकराल लपटें फैक्ट्री को राख करने पर आमादा दिखी। रूस और क्राइमिया के बीच जमीन का रास्ता नहीं है, इसलिए 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद वहां कर्च ब्रिज बनाया था। मगर पिछले साल अक्टूबर में यूक्रेन ने रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले उस कर्च ब्रिज को ही उड़ा दिया था। रूस के लिए वो बहुत बड़ा झटका था। खबर है कि रूस की जिस फैक्ट्री पर यूक्रेन ने मिसाइल गिराई, वो क्राइमिया के उस कर्च ब्रिज को दोबारा बनाने के लिए कल पुर्जे मुहैया कराने वाली थी। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह का पता लगाने के लिए IIT रुड़की की टीम एक बार फिर पहुंची, जिसे उत्तराखंड सरकार ने वहां भेजा। और वहां पहुंचते ही अलग अलग इलाकों की मिट्टी की टेस्टिंग में जुट गए, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिरकार जोशीमठ में जमीन खिसकने और लोगों के घरों में दरार आने की वजह क्या थी।
इसके लिए उन्होंने न सिर्फ उन मकानों का मुआयना किया बल्कि कई जगह पर खुदाई करके मिट्टी के सैंपल भी लिए। उधर खबर है कि इजराइल ने अपने दुश्मन ईरान को खत्म करने के लिए ऐसे बमों पर दांव लगाया है जो साइलेंट किलर होंगे। मतलब ऐसे बम जो अगर इजराइल ने दाग दिए तो उनकी भनक ईरान को तब जाकर लगेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। यानी इजराइल के ये बम अगर चल गए तो उसके दुश्मन की बलि लेने के बाद ही मानेंगे, ईरान को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सनसनीखेज दावा इजराइल के एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से किया। उन्होंने बताया कि इजराइल अपने हथियारबंद ड्रोन को ऐसे ग्रेविटी बमों से लैस कर रहा है जो न तो धुआं करेंगे और न ही आवाज। कहने का मतलब यह कि इजराइल के बम एकदम दबे पांव चुपके से गिरेंगे। वो न तो इजराइल के दुश्मन को दिखाई देंगे और न ही सुनाई देंगे। इजराइल के ड्रोनों का दम पूरी दुनिया कई बार देख चुकी है और अब इजराइल अपने लड़ाकू ड्रोनों को और धार देने में लगा है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि जर्मनी अब सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएगा। बताया गया कि यूक्रेन को दिए गए आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता को देखते हुए उसने यह फैसला लिया। क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी ने यूक्रेन को दिए थे उनकी ज़ेलेंस्की की सेना भी तारीफ कर चुकी है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए जर्मनी ने अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करने का प्लान बनाया। पहले ही जर्मनी अपने आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा मनवा चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उसका पूरा जोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने पर है, क्योंकि इसके जरिए खतरनाक मिसाइलों को हवा में ढेर किया जा सकता है। दावा है कि इसके लिए कई हथियार कंपनियों से जर्मनी की बातचीत चल रही है। पिछले साल अक्टूबर में जर्मनी ने यूक्रेन को 4 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया। खबर है कि इसीलिए अब जर्मनी मिसाइलों के काल को बनाने की तैयारी में जुट गया ताकि वो अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर सके। लेकिन यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक सबसे पहले जर्मनी 8 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा। बताया जा रहा है कि जल्द इसकी खरीद को जर्मनी की संसद से मंजूरी मिल सकती है। असल में आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद ताकतवर माना जाता है। यूक्रेन की सेना के लिए जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी कवच की तरह काम किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब जर्मनी आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाएगा ताकि दुश्मन के किसी भी तरह के हमले को हवा में ही नाकाम किया जा सके। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने वहां से करीब 20 लाख रुपए का सामान और कई लीटर अवैध शराब जब्त की और बुलडोजर से उस अवैध शराब की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। साथ ही वहां मौजूद सामान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने वहां से कई लीटर शराब भी बरामद की। इसमें पूरी शराब को और जो लाहन था उसको नष्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक आदमी को अवैध शराब के साथ पकड़ा था, जिसने पूछताछ के दौरान उन्हें इस फैक्ट्री का पता बताया था। उधर अमेरिका के पोर्टलैंड से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक यॉट लहरों की चपेट में आ गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब उस पर एक शख्स सवार था जो कि समंदर के बीचों बीच फंस गया। समुद्र में अचानक इतनी ऊंची लहरें उठी कि पूरी की पूरी यॉट उसमें समा गई और वो लहरों के साथ ही पलटते हुए काफी दूर चली गई। इससे पहले समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरों के कारण वो यॉट अपना संतुलन खो बैठी। वो लहरें इतनी ताकतवर थी कि यॉट आगे नहीं बढ़ पाई और वहीं की वहीं हिलती डुलती रही। हालांकि उस यॉट में सवार शख्स को बचा लिया गया। इस बीच जापान के कुछ रेस्टोरेंट में सुशी को जूठा करने के प्रैंक सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुए कि वहां बवाल मच गया। सुशी जापान का अहम पकवान है। ऐसे में उसे जूठा करने के वीडियो सामने आने के बाद वहां के एक बड़े रेस्टोरेंट चेन की कंपनी के शेयर लगभग 5% तक गिर गए। क्योंकि सामने आए एक वीडियो में एक रेस्टोरेंट में नाबालिग दिख रहा एक लड़का खाने को जूठा करता नजर आया। पहले उसने शेल्फ से चाय का एक कप उठाया, उसे अपने मुंह से लगाया और फिर उसे वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उस लड़के ने अपने मुंह में उंगली डाली, उस पर थूक लगाई और उसी उंगली को कन्वेयर बेल्ट पर आती सुशी पर लगा दिया। इस तरह के वीडियो देखकर जापान में हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो देखकर लोग अब रेस्टोरेंट में खाने से ही तौबा करने की बात कह रहे हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर किए शशि थरूर के ट्वीट पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस नेता थरूर पर निशाना साधा। क्योंकि थरूर ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर शोक जताया और उनसे हुई अपनी पुरानी मुलाकातों को याद किया, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। 79 साल के मुशर्रफ लंबे समय से बीमार थे और दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इधर बिहार के समस्तीपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मामूली विवाद पर एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। बताया गया कि विवाद सड़क पर लगे जैम को हटवाने को लेकर शुरू हुआ, जिससे नाराज कुछ लोगों ने उस पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक ऑटो ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी आपस में उलझते नजर आए। तभी उस पुलिसकर्मी ने उस ऑटो ड्राइवर को कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद दहल उठे। सबसे बुरे हालात तुर्की और सीरिया में बने, जहां भूकंप से मरने वालों की संख्या 2300 के पार पहुंच गई। तुर्की में लगातार 3 ताकतवर झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे पहला झटका ही रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का मापा गया। फिर उसके बाद तो एक के बाद एक कई झटकों ने दक्षिणी तुर्की के ज्यादातर इलाकों को तबाह करके रख दिया।
जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें दिखा कि भूकंप से कुछ रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। कभी सीना तान कर खड़ी वो इमारतें भूकंप आने के बाद मलबे में बदली दिखी। उनमें सैकड़ों लोगों के दबे होने के कारण फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक क्रेन की मदद से राहत बचाव की टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन्हें देखकर भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक वीडियो में एक घर के अंदर रखा एक्वेरियम भूकंप के कारण तेजी से हिलता दिखाई दिया और उसके अंदर पानी को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। और सिर्फ वो एक्वेरियम ही नहीं, घर में रखी दूसरी चीजें भी इसी तरह हिलती दिखी। ऐसी कई तस्वीरें तुर्की के अलग अलग इलाकों से सामने आई, जिनमें एक तस्वीर गाजियान्तेप की एक दुकान की रही, जिसमें दिखा कि उस दुकान में मौजूद सामान एक एक कर फर्श पर गिरता चला गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई शख्स ऊपर से सारे सामान को उठा उठा कर नीचे फेंक रहा हो। लेकिन ये तबाही वहां भूकंप ने मचाई। कामन मरस में तो 716 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन फट गई। भूकंप आने के बाद वो पाइपलाइन जैसे ही फटी, दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इसी तरह हतई एयरपोर्ट पर बने इकलौते रनवे का कुछ हिस्सा किसी किताब के पन्नों की तरह फटा दिखाई दिया। और तुर्की में तबाही के मंजर की तस्वीरें बढ़ती चली गईं। इन हालात में तुर्की सरकार ने कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी और कई देशों से मदद मांगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से राहत बचाव की कई टीमें तुर्की और सीरिया भेजने का ऐलान किया, क्योंकि सीरिया में भी कुछ इसी तरह के हालात बन गए। जहां भूकंप ने उत्तरी सीरिया के कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी। सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतों का मलबा गिरा दिखा, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। एजाज शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि राहत बचाव की टीम ने झटकों से ढह चुकी एक इमारत के मलबे से एक बच्ची को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह कुछ दूसरे लोगों को भी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिनके शवों को वहां से बाहर निकाला गया और जो लोग घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया। इधर दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तीसरी बार टाल दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और एमसीडी मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करेगी। नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए तीसरी बार एमसीडी की बैठक बुलाई गई, लेकिन भारी हंगामे के बीच चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका और चीन की दुश्मनी की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालात अब उस मोड़ पर जा पहुंचे हैं कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने एक हफ्ते से उसके आसमान में मंडरा रहे चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। अमेरिका के एक्शन पर चीन तिलमिला उठा है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन ने उसकी परमाणु मिसाइलों के ठिकानों पर नजर रखने के लिए अपना एक गुब्बारा उसके यहां छोड़ा हुआ है। अमेरिका उस गुब्बारे को लगातार ट्रैक कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अटलांटिक महासागर के ऊपर गुब्बारे पर अपनी मिसाइल छोड़ दी और अब अमेरिका की नौसेना समंदर में उस गुब्बारे को मलबा ढूंढने में लगी है, जब ताकि चीन को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया जा सके। मकसद यह है कि बाकायदा सबूतों के साथ चीन की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला जा सके, ताकि इस बार चीन को सिर छिपाने का मौका ही न मिले। इसलिए अमेरिका ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया और चीन का गुब्बारा आसमान में ही भस्म हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें चीन का गुब्बारा पहले तो आराम से आसमान में उड़ता दिखा, लेकिन तभी अमेरिका की एक मिसाइल बिजली की रफ्तार से आई और गुब्बारे को छलनी कर गई। हमले से गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा। सामने आई एक दूसरी तस्वीर में तो चीन का जासूस बताया जा रहा वो सफेद गुब्बारा हवा में बेहद ऊंचाई पर नजर आया, मगर फिर अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने पिक्चर में एंट्री मारी और हल्के धमाके के साथ गुब्बारे का काम तमाम हो गया। वहां गुब्बारे के चीथड़े उड़े और यहाँ चीन गुस्से से पागल हो गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में पारा -78 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग का कहना है कि आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से वहां ऐसे हालात बने और पारा लुढ़ककर -78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अमेरिका के बाकी इलाकों में भी तापमान तेजी से घट रहा है, जिसकी वजह से चेतावनी जारी की गई और लोगों से घरों में रहने को कहा गया, क्योंकि अनुमान है कि कई इलाकों में ठंड पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और यह सब आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ठंडी हवा का झोंका कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंच गया, जिसके बाद अमेरिका में ऐसी ठंड पड़ी कि सारे रिकॉर्ड टूटने लगे। क्योंकि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक की तरफ से ठंडी हवाएं अमेरिका की तरफ आ रही हैं, जिससे तापमान तेजी से गिर रहा है, जो अमेरिका को जमा रहा है। अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से सर्दियों में ऐसे तूफान आते रहते हैं, लेकिन इस बार खतरा इतना बड़ा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का आर्कटिक ब्लास्ट बर्फ का ऐसा तूफान लाया है जिसमें अमेरिका को जमा देने की ताकत है। क्योंकि अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में पारा 1-2 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि -78 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिसकी वजह से डर लगने लगा। अमेरिका में इस समय जो मौसम है उसने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है, यातायात बंद है, संचार सेवा ठप पड़ी हुई है और कड़ाके की नहीं बल्कि भयानक सर्दी पड़ रही है। कई इलाकों में तो 3.5 फीट मोटी बर्फ जमी है। हवाएं इतनी तेज और ठंडी हैं कि हड्डियों को जमा दें, जिसकी वजह से करीब 2/3 अमेरिका की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोग घर में दुबक गए। सबसे डरावनी बात यह कि अगले 1 हफ्ते तक यही हालात बने रहने का अनुमान है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मौसम अभी कई बार अपना रंग बदलेगा और पारा गिरता रहेगा। यानी केवल पूर्वोत्तर अमेरिका में नहीं बल्कि बाकी हिस्सों में भी तापमान -78 डिग्री सेल्सियस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि चैलेंजर 2 टैंक जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएंगे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की। जेलेंस्की के मुताबिक ऋषि सुनक ने 2 रोज पहले उनसे फोन पर बात की थी और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि पुतिन की फौज के खात्मे के लिए चैलेंजर 2 टैंक जल्द ही यूक्रेन में होंगे। कुछ रोज पहले ही ब्रिटेन ने अपने इस बेहद ताकतवर टैंक की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजने का फैसला किया था, लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी भी खड़ी हो गई, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिकों को ब्रिटेन के इस आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मतलब ये कि अगर ब्रिटेन से यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक मिल भी जाए तो वो जंग में उसके किसी काम नहीं आ पाएंगे। हालांकि इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए भी ब्रिटेन ही आगे आया। उसने यूक्रेन के सैनिकों की एक टुकड़ी को अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, जो 29 जनवरी को ब्रिटेन पहुंच भी गई। तभी से जेलेंस्की के कई जवान ब्रिटेन में चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जेलेंस्की ने फोन पर बात की, जिसके बाद जेलेंस्की ने बताया कि पुतिन को जल्द ही बड़ी चोट पहुंचने वाली है। क्योंकि ब्रिटेन गए यूक्रेन के सैनिक तेजी से चैलेंजर 2 टैंक की बारीकियां सीख रहे हैं। वो तेज रफ्तार में चलने वाले और दुश्मन पर बेहद सटीक वार करने वाले इस टैंक की ट्रेनिंग लेने में जुटे हैं। जेलेंस्की ने दावा किया कि बहुत ही कम समय में चैलेंजर 2 टैंक उनकी सेना के पास होगा। які утримуються в російській неволі. Я щасливий щоразу. यूक्रेन को ब्रिटेन से कुल 14 चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन उसे इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले गोले भी भारी मात्रा में देने वाला है और जेलेंस्की को उम्मीद है कि ये टैंक जैसे ही उनकी सेना को मिलेंगे वैसे ही पुतिन की फौज की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। इधर बिहार के समस्तीपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मामूली विवाद पर एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। बताया गया कि विवाद सड़क पर लगे जैम को हटवाने को लेकर शुरू हुआ, जिससे नाराज कुछ लोगों ने उस पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक ऑटो ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी आपस में उलझते नजर आए। तभी उस पुलिसकर्मी ने उस ऑटो ड्राइवर को कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बात और बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान कुछ महिलाएं भी वहां पहुंच गईं और वो भी उस पुलिसकर्मी पर लात घूंसे बरसाने लगी। काफी देर तक बीच सड़क पर मारपीट होती रही। हालांकि बाद में मामले को किसी तरह शांत करा लिया गया। इस घटना में ऑटो चालक घायल हो गया। उसका आरोप है कि सड़क पर जैम के दौरान उस पुलिसकर्मी ने उस पर लाठी से हमला किया। लाठी मारा, हम पैसेंजर से पैसा ले रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच में जुट गई। उधर पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर मोनू डागर से जेल प्रबंधन ने एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को जेल से 14 मोबाइल फोन मिले, जिन्हें कैदियों ने वहां छिपाकर रखा हुआ था। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी मोनू डागर से पुलिस ने एक स्मार्टफोन जब्त किया, जबकि वो जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में बंद है। एंड्रॉइड का वाला फोन मोनू डागर से मिला। जेल प्रबंधन ने मोबाइल फोन के अलावा हेडफोन और नशे का सामान भी जब्त किया। इधर एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार करने की दिशा में लंबी छलांग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया।
जहां उन्होंने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण किया। कर्नाटक के तुमकुर में मौजूद यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली है, जिसकी नींव 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और अब 2023 में उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर को मिली है। बताया गया कि ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां हर साल 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर नाइट विजन तकनीक से लैस होंगे, जो कि रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे। उधर पाकिस्तान सुपर लीग के एक प्रदर्शनी मैच में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खेल मंत्री की बुरी तरह से पिटाई की गई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज को हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब का खेल मंत्री बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज के पद का जरा भी लिहाज नहीं किया। मैच में खेल मंत्री के एक ही ओवर में इफ्तिखार ने 6 छक्के जड़ दिए। एक बार फिर बॉल हवा में। पाकिस्तान सुपर लीग में वहाब रियाज पेशावर जालमी के लिए खेलते हैं, जबकि इफ्तिखार क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। हालांकि इस ओवर से पहले वहाब रियाज ने 3 ओवरों में 11 रन देकर 3 विकेट लिए थे, लेकिन आखिरी ओवर में हुई जबरदस्त पिटाई के बाद वो पेशावर जालमी के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से लोगों को मुश्किलें बढ़ गई। बारामूला में उरी इलाके की एक सड़क पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर लुढ़क गए, जिसके बाद रास्ते को बंद करना पड़ गया। आवाजाही ठप होने की वजह से वहां सैकड़ों लोग फंस गए। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई और रास्ते से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच अदानी के मुद्दे पर देश के कई शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद अदानी मुद्दा गर्मा गया और विपक्ष ने मामले पर जेपीसी बनाने की मांग की और संसद से सड़क तक अदानी मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास से हुई, जहां कांग्रेस नेता सेव LIC लिखी हुई तख्तियां लेकर खड़े हो गए। जिसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुआ। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बैरिकेड पर खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला। कांग्रेस का आरोप है कि अदानी की वजह से SBI और LIC को नुकसान हुआ, जिसकी जाँच के लिए JPC बनानी चाहिए। यही नहीं, विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन बीजेपी को विपक्ष की मांग ठीक नहीं लगी। Any demand for the JPC at the moment is misconceived and premature. अदानी केस पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अदानी पर रिपोर्ट जारी करने वाली अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। उधर ब्राजील में एक विमान के भीतर खिड़की वाली सीट के लिए महिलाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। 2 परिवारों की महिलाओं में मारामारी का यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर चिल्लाती नजर आईं, यहां तक कि एक दूसरे को चांटा भी मार दिया। ये प्लेन सेल्वाडोर शहर से उड़ान भरने वाला था। उससे पहले एक महिला ने दूसरी महिला से सीटों की अदला बदली के लिए गुजारिश की। सीट तो नहीं बदली गई, ऊपर से दोनों महिलाओं में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते विमान के भीतर दोनों परिवारों के लोग झगड़े में शामिल हो गए। महिलाएं एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींचने लगी। बीच बचाव करने गए क्रू मेंबर की भी किसी ने नहीं सुनी। इस मारपीट में एक महिला के साथ अभद्रता हुई और उसके कपड़े तक उतर गए। 2 घंटे तक इसी तरह विमान के भीतर मारपीट होती रही। फिर 15 यात्रियों को बाहर निकालने के बाद विमान उड़ान भर पाया। इधर राजस्थान के जैसलमेर में कड़ी सुरक्षा के बीच एक्टर सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सिद्धार्थ और कियारा सूर्यगढ़ पैलेस में फेरे लेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए हाई लेवल सिक्योरिटी में 3 सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई। यही नहीं, करीब 65 एकड़ के एरिया में फैले सूर्यगढ़ पैलेस के चारों तरफ कई सुरक्षा कर्मी हथियारों के साथ तैनात किए गए। टोटल सूर्यगढ़ की रोड के दोनों तरफ जो है वो सिक्योरिटी टाइट की गई है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सिद्धार्थ और कियारा 4 जनवरी को पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां कार्यक्रम शुरू हो गए। उनकी शादी में शामिल होने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी अपने पति आनंद पीरामल के साथ जैसलमेर पहुंची। ईशा अंबानी कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त भी हैं। यही नहीं, सिद्धार्थ और कियारा की शादी में शामिल होने के लिए फिल्म जगत की कई हस्तियां भी जैसलमेर पहुंच गईं। उधर भारत के NSA अजीत डोभाल ने यूके के NSA टिम बैरो से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर के लिए यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में डोभाल ने खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों पर बात की। ये जानकारी यूके में भारत के उच्चायोग ने दी और बताया कि भारत ने यूके के सामने सख्ती से अपना पक्ष रखा, खासकर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ की जाने वाली हरकतों और खालिस्तान के मुद्दे पर। खबर है कि इस बैठक में कुछ देर के लिए ही सही यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आए और उनके सामने ही भारत के NSA ने पाकिस्तान और खालिस्तान पर सीधी बात की, जबकि इससे पहले भारत और यूके के बीच व्यापार पर 6 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। क्योंकि सुनक ने कुर्सी संभालते ही कह दिया था कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह फैसले नहीं लेंगे और भारत के संग व्यापार को बेहतर बनाएंगे। यही नहीं, उनका भारत और यूके के NSA की बैठक में पहुंचना भी बड़ी पहल माना जा रहा है।
क्योंकि वो केवल बैठक में नहीं गए बल्कि उन्होंने भारत के साथ रक्षा और व्यापार संबंधों का नया दौर शुरू होने का भरोसा भी दिया। यूके में भारत के उच्चायोग ने जानकारी देते हुए पाकिस्तान को बता दिया कि दोनों देशों के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान यूके और अमेरिका जैसे देशों से मदद के लिए छटपटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन देशों से भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतों को जोरदार झटका लगेगा। यूके से पहले अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर थे और वहां से सीधा यूके पहुंच गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम किया, क्योंकि मुमकिन है कि उनके यूके के दौरे के दौरान भारत को कई फायदे हों। रक्षा क्षेत्र में तो कुछ बड़े समझौते होने की उम्मीद है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा डील हो चुकी है और अब यूके का नंबर है। यही नहीं, यूके से अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं, यानी भारत के आने से उस देश के दौरे पर होंगे जिससे यूके और अमेरिका की नहीं पटती। लेकिन भारत की कूटनीति ऐसी है कि वो पश्चिमी देशों का भी दोस्त है और रूस का भी, जिसका उसे फायदा होगा, जबकि पाकिस्तान को उसकी काली करतूतों की वजह से ये देश पानी तक नहीं पूछ रहे। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाने वाले 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों युवकों पर कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी के लिए उपराष्ट्रपति के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा और पुलिस ने आरोपियों से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इस फर्जीवाड़े की शिकायत कई सीनियर अधिकारियों ने की थी। पुलिस ने शिकायतों की जांच शुरू की तो पता चला कि मुख्य आरोपी ने इटली में बैठकर इस जालसाजी को अंजाम दिया। ये मैसेज कर रहा था टॉप ब्यूरोक्रेट्स को और उनसे ये फेवर सीख कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उपराष्ट्रपति का फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत से यूट्यूब वीडियो देखे थे। उधर नौकरियों में आरक्षण की मांग करते हुए राजस्थान के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अनोखा प्रदर्शन किया और जयपुर के सेंट्रल पार्क में दिन भर दौड़ते रहे, जिसके लिए वो सुबह 7 बजे सेंट्रल पार्क पहुंच गए और शाम के 6:15 बजे तक दौड़ते रहे। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान के युवाओं को भी राज्य की नौकरियों में आरक्षण मिले। उन्होंने राज्य सरकार से इसके लिए कानून बनाने की मांग की। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को सरकारी भर्तियों में 90-100% और प्राइवेट कंपनियों में 75% तक का आरक्षण मिलेगा। विधायक बलजीत यादव पहले भी ऐसा प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में चाकू के दम पर हंगामा करने वाला एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया। वो बाजार के बीच में चाकू के साथ दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने 3 राउंड की फायरिंग के बाद पकड़ लिया। रविवार शाम को जाफर नाम का आदमी चाकू के साथ बीच चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को डराने लगा। वहां आम लोगों की बड़ी भीड़ जुट गई। पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन पुलिस के समझाने पर भी आरोपी ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने उसके पैर पर गोली चलाई और वो गिर पड़ा। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बीच बाजार ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी, ये पुलिस को पता नहीं चल पाया। इधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने कुछ लोगों को कुचलने की कोशिश की। बताया गया कि यह पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर हुआ, जिसमें उस कार चालक ने उन लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग बातचीत करते नजर आए। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में एक आदमी आ गया। इसके बाद ड्राइवर कार से उतरा और उन लोगों से गाली गलौज करने लगा, जिससे मामला बढ़ गया और वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वो खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और कार को लेकर वहां से फरार हो गया, लेकिन उसको पकड़ने के चक्कर में एक आदमी उस कार की चपेट में आ गया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन के उन 4 इलाकों में चुनाव करवाने वाले हैं जहां उन्होंने पिछले साल जनमत संग्रह करवाया था। इसके लिए पश्चिमी मीडिया ने ब्रिटेन की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन के ये इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसोन है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन के इन शहरों पर रूस के कब्जे को सही ठहराने के लिए चुनाव कराने का फैसला किया है। पुतिन इस साल 10 सितंबर को इन 4 शहरों में चुनाव कराने वाले हैं। उन्होंने पिछले साल सितंबर के महीने में ही डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसोन में जनमत संग्रह करवाया था और इसी के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये यूक्रेन के ये 4 शहर रूस का हिस्सा हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी पुतिन के जनमत संग्रह को नकार दिया था और ये साफ कह दिया था कि पुतिन यूक्रेन के लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, जबकि रूस ने यह दावा किया था कि जनमत संग्रह में शामिल हुए 40 लाख लोगों में ज्यादातर उसके साथ थे और उन्होंने ही पुतिन के हाथों में यूक्रेन का 15% इलाका दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका समेत यूरोप के देश उनके जनमत संग्रह को गलत बताते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अब उन्हीं देशों को जवाब देने के लिए पुतिन ने चुनाव वाला तरीका निकाला ताकि डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसोन पर रूस के दावे को और मजबूत साबित किया जा सके। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन पर प्रतिबंधित बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच का दावा है कि खार्किव में जेलेंस्की के सैनिकों ने बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया।
जिनमें करीब 50 लोग घायल हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का आरोप है कि यूक्रेन ने प्रतिबंधित बारूदी सुरंगों से रूसी सेना पर हमले किए। दावा है कि जब पुतिन के जवानों ने खार्किव के इज्यूम शहर पर कब्जा कर लिया था, तब यूक्रेन ने इन सुरंगों से उनको निशाना बनाया। इज्यूम वही शहर है जहां रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग हुई थी, जहां बाद में यूक्रेन ने इस शहर को रूस के कब्जे से वापस छीनने का दावा किया था। लेकिन आरोप है कि रूसी सेना को इज्यूम से पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन ने इन बारूदी सुरंगों की मदद ली। हालांकि इस आरोप को यूक्रेन ने गलत बताया। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच के आरोप चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन ने रूसी सेना पर इज्यूम में बुचा जैसा नरसंहार करने का आरोप लगाया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने उसके आम लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन अब जब ह्यूमन राइट्स वॉच ने प्रतिबंधित बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल की बात कही, तो यूक्रेन पर ही सवाल उठने लगे, क्योंकि यूक्रेन ने 2020 में यह दावा किया था कि उसने सोवियत संघ के टूटने से पहले अलग अलग इलाकों में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को नष्ट कर दिया था। हालांकि 2021 में यूएन में यूक्रेन अपनी ही बात से पलट गया और उसने कहा था कि अभी कई बारूदी सुरंगों को नष्ट करना बाकी है। यही वजह है कि अब यूक्रेन पर प्रतिबंधित बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इधर कंगना रनौत सोशल मीडिया के जरिए फिर से अपने विरोधियों पर जमकर बरसी। उन्होंने उन्हें खुली चुनौती तक दे डाली और साफ शब्दों में लिखा कि उनका पाला किसी देहाती से नहीं पड़ा। और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालते हुए इस बात की भी जानकारी दी कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, जबकि कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि उनका कोई पीछा कर रहा है और हर वक्त वो उन पर नजर बनाए हुए। इस बीच मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी मिली। वहां मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल ने 44 लाख के ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से 220 ग्राम ड्रग्स भी बरामद किए गए। ड्रग्स की कीमत करीब 44 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपी के पास ड्रग्स कहां से आए इसका पता लगाने में जुट गई। उधर अमेरिकी वायुसेना ने चीन से भिड़ने की तैयारी तेज कर दी। उसकी वायुसेना को 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान उड़ाने वाला पहला पायलट मिल गया, जो चीन के J-20 लड़ाकू विमानों को धूल चटा सकता है। अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट का नाम ब्रिगेडियर ट्रे लू रॉल्स है, जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद वो अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले पायलट बन गए। और अब वो चीन के J-20 विमानों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चीन के J-20 विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है। और ट्रे लू रॉल्स उन्हीं को चकमा देने की ताकत रखते हैं। माना जा रहा है कि उनके बाद अमेरिका और भी कई पायलट तैयार कर रहा है, जिनकी समंदर में सुरक्षा के लिए जरूरत होगी, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भयानक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे से वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस हादसे में जिन 3 लोगों की मौत हुई, उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता के चक्कर में तुर्की की F-16 खरीदने की डील अटक गई। ग्रीस से जारी तनाव के बीच तुर्की ने ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से F-16 खरीदने की डील की थी, जिसके लिए बाइडेन ने हामी भी भर दी है। लेकिन अमेरिका की संसद ने तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान बेचने की डील को मंजूरी नहीं दी और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके लिए तुर्की की एक जिद ही जिम्मेदार है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर तुर्की पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि नेटो के सदस्य देश तुर्की ने ही इन दोनों देशों की सदस्यता में अड़ंगा लगा रखा है। उसने तो इस मुद्दे पर स्वीडन और फिनलैंड से बातचीत तक करने से इनकार कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी तक दे दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की से यह साफ कह दिया था कि उसे किसी भी कीमत पर स्वीडन और फिनलैंड का समर्थन करना ही होगा, और ऐसा नहीं करने पर उसे अमेरिका से F-16 की खेप नहीं मिलेगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके बाद तुर्की ने बाइडेन से इस मामले में दखल देने की भी गुहार लगाई थी, ताकि अमेरिकी संसद को F-16 लड़ाकू विमान तुर्की भेजने की मंजूरी देने के लिए मनाया जा सके। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की से 2 टूक बोल दिया कि उसे स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के लिए हर हाल में राजी होना होगा, जिसके बाद ही उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल पाएंगे। जबकि नेटो के विस्तार पर अड़ंगा लगाए बैठा तुर्की अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। तुर्की ने यह शर्त रखी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनना है तो उन्हें उनके यहां मौजूद कुर्द लड़ाकों को तुर्की के हवाले करना होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने का सपना छोड़ दें। पिछले साल मई में इन दोनों देशों ने नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी थी और तभी से तुर्की उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। उसकी सुई कुर्द लड़ाकों पर अटकी हुई है, क्योंकि तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है और कई कुर्द लड़ाके तुर्की से भागकर फिनलैंड और स्वीडन में पनाह लिए हुए हैं। इसी वजह से तुर्की इन दोनों देशों के खिलाफ खड़ा है, जबकि उसके इस सख्त रुख से अमेरिका भड़का हुआ है
और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका तुर्की के साथ F-16 लड़ाकू विमान बेचने की डील तोड़ सकता है। उधर बिहार के कैमूर में पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद कर ली। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया और उस कार से शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली। पुलिस ने वाहन चेकिंग के लिए उस कार सवार को टोल प्लाजा पर रोका था और जैसे ही उन्होंने उसकी कार की तलाशी लेनी शुरू की तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उस कार से एक एक कर शराब की 147 बोतलें मिली। इसके बाद उन्होंने कार सवार को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच जम्मू के नरवाल इलाके में अवैध कब्जे पर कार्रवाई के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग बैरिकेडिंग को धकेलकर पुलिस वालों से भिड़ गए। वहीं आरोप है कि हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसा दिए, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसके दुश्मन नेटो के सदस्य तुर्की ने रूस के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है। डील यह है कि तुर्की नेटो का सदस्य तो रहेगा, लेकिन उसके नागरिक रूस की तरफ से जंग के मैदान में उतरेंगे। दावा है कि तुर्की के कई नागरिक रूस के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब नेटो में रहते हुए तुर्की रूस की तरफ से खेलता दिख रहा है। दावा है कि जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए तुर्की के कई नागरिकों ने रूस से हाथ मिला लिया है। वो रूस की सेना से ट्रेनिंग लेने में लगे हैं, ताकि जब उन्हें यूक्रेन की जंग में उतारा जाए तो वो जेलेंस्की की फौज को नाकों चने चबा सके। वैसे भी जंग की शुरुआत से ही तुर्की के रवैये ने नेटो का जीना हराम किया हुआ है। न तो तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने दे रहा, और तो और वो नेटो के दूसरे सदस्य ग्रीस से भी जंग लड़ने पर आमादा है। ऊपर से तुर्की ने रूस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाए। लेकिन इस बार रूस के मीडिया ने जो दावा किया वो नेटो और अमेरिका की बर्दाश्त करने की सीमा को तोड़ सकता है। इस बीच रूस के कई राज्यों में इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को बड़ा झटका बताया जाने लगा। कई मुस्लिम देशों में सालों से इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम के तहत हिसाब किताब रखा जा रहा है, लेकिन रूस में इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम की एंट्री पहली बार हुई। रूस में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 2 करोड़ है। चेचनिया जैसे वहाँ कई प्रांत हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। चेचनिया समेत ऐसे 4 प्रांतों को चुना गया जहाँ इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम लागू कर दिया गया। ये सिस्टम 2 साल के लिए ट्रायल पर लागू किया गया। इनका ये एक ऐसा सिस्टम है जो मुस्लिमों के कानून यानी शरीयत के हिसाब से चलता है, जिसमें ब्याज लेने पर मनाही है। इसके अलावा शराब, तंबाकू या सट्टेबाजी जैसे धंधों पर रोक है। ये सिस्टम कई मुस्लिम देशों में लंबे वक्त से चल रहा है, जहां इसे काफी लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन इस सिस्टम के एक्टिव होने से अमेरिका के बैंकों को तगड़े नुकसान का दावा किया जाता रहा है। इधर त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। अगरतला में अमित शाह ने 2 सभाएं की और रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने दावा किया कि एक बार फिर लहर बीजेपी के पक्ष में है। फिर से डबल इंजन सरकार बन रही है, गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होने वाला है। उधर बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले में कुल 14 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और उन मंदिरों में रखी मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहां के हिंदू समुदाय के लोगों के मुताबिक कुछ मूर्तियां पास के तालाब में मिली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने इस घटना को बांग्लादेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश बताया। अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों की, अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों की, कोई पहचान ही बाकी नहीं वीरानों की। सौबात की एक बात कही कासमी ने, उनको क्या फिक्र कोई पार लगा या डूबा, बहस करते रहे साहिल पे जो तूफानों। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।